रविवार की दोपहर को हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभिनंदन करते हैं। एक दर्शन शास्त्र के लिए जो हमने मंच बनाया उसका नाम लेट्स टॉक तत्व है। इसका मैं एक प्रकार से संचालक हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ व्याख्यान श्रृंखला में हमसे जुड़ने के लिए। वर्तमान व्याख्यान श्रृंखला में हमारा उद्देश्य दर्शन की विभिन्न धाराओं, शास्त्रीय भारतीय दर्शन, आधुनिक भारतीय दर्शन, साहित्य या इतिहास के माध्यम से समय या समय के दर्शन पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें विश्वास है कि अपनी अपनी वैचारिक विधाओं में स्थापित विद्वानों के विचारों को सुनना हमें समय, अतीत, इतिहास व भविष्य आदि के प्रत्ययों और उनके द्वारा हमारे परिवेश पर पड़े प्रभावों के विषय में अधिक गहराई से चिंतन करने में सहायक सिद्ध होगा। इस थिंकिंग टाइम नामक व्याख्यान श्रृंखला में व्याख्यान निमंत्रण को स्वीकार करके डॉक्टर मणिद्रविड़ जी ने हम पर बहुत उपकार किया है, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का व्याख्यान का विषय है काल, तत्व और व्यवहार। वैसे तो आपको किसी परिचय की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी शैक्षिक नियमों का पालन करते हुए हमें कहना। महामहोपाध्याय डॉक्टर मणिद्रविड़ ने प्रसिद्ध शास्त्र विद्वानों के साथ अध्ययन किया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भारतीय दर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है और वर्तमान में मीमांसा के प्रोफेसर के रूप में मद्रास संस्कृत कॉलेज में कार्यरत हैं। डॉक्टर द्रविड़ की विद्वत्ता चार शास्त्रों अर्थात व्याकरण, पूर्व मीमांसा, वेदांत और न्याय में सांगोपांग रूप से प्रसारित है। उनकी मार्मिक विद्वत्ता के लिए कई विशेष सम्मानों के साथ साथ उन्हें 3 बार महामहोपाध्याय उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इससे पहले कि हम मंच डॉक्टर द्रविड़ को समर्पित करें, हम ये आपको बता रहे हैं कि इस व्याख्यान के पश्चात आप अपने प्रश्न डॉक्टर द्रविड़ के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु केवल व्याख्यान विषय से संबंधित प्रश्न ही लिए जाएंगे और कुछ चुनिंदा प्रश्न ही लिए जाएंगे। तो आप अपना गूगल मीट में जो हैंड रेज का ऑप्शन है उसे दबाकर हम आपके प्रश्न धीरे धीरे ले सकते हैं। आप सबका फिर से धन्यवाद इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़ने के लिए और अब मंच आपको सुपुर्द है डॉक्टर द्रविड़। धन्यवाद और अभिनंदन। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम। व्याख्यान का विषय तो है तत्व और व्यवहार। मेरी दृष्टि तो प्राचीन आस्तिक दर्शनों में काल तत्व के बारे में क्या सूचना दी गई है इसको प्रस्तुत करना। मैंने इस विषय को थोड़ा संकुचित करके लिया है। अपने भारतीय दर्शन, प्राचीन दर्शन तो बहुत हैं, लेकिन मैंने न्याय वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन, इन दो दर्शनों की दृष्टि में काल के स्वरूप का विवेचन करने का संकल्प किया है। इस परिधि को छोड़ करके इस सीमा का उल्लंघन करने का अभी मेरे पास समय नहीं है। तो हम अब शुरू करते हैं काल के बारे में इनकी दृष्टि क्या है।
सर्वप्रथम हमें यह विचार करना चाहिए कि इन दार्शनिकों को काल के बारे में कुछ विचार करने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो इस पर थोड़ा विचार करते हैं। तो यह प्रसिद्ध पद्धति है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो इस न्याय को लेकर के हम चलेंगे। प्रसिद्ध लोक में जो बात है, व्यवहार है काल के बारे में, उस काल संबंधी व्यवहार को लेकर के उसके बाद हम आगे चलते चलते दार्शनिक विचार तक पहुंच जाएंगे। हमें यह बात मालूम है, कोई देवदत्त किसी काम को 10 मिनट में पूरा करता है और दूसरा यज्ञदत्त उसी काम को 5 मिनट में कर देता है। तो हम बोलते हैं देवदत्त विलंब से वो काम करता है और यज्ञदत्त शीघ्र कर देता है। काम तो वही है, करने का तरीका भी वही है, लेकिन इसको करने में विलंब हो जाता है, उसके लिए उसको तो शीघ्र हो जाता है, विलंब होता नहीं। आप इस उदाहरण में समझ सकते हैं विलंब और शीघ्र ये दोनों आपेक्षिक है, परस्पर सापेक्ष हैं। देवदत्त 10 मिनट में जिस काम को करता है, अगर दूसरा कोई व्यक्ति आधे घंटे में उसको पूरा करता है तो उसकी अपेक्षा देवदत्त तो शीघ्र ही कर देता है, और वो जो आधे घंटे में काम करने वाला होता है वह विलंबित हो जाता है। तो ये विलंब और शीघ्र ये एक व्यवहार हमारे लोक में प्रसिद्ध है। इस व्यवहार में ये शीघ्रता क्या चीज है, विलंब माने क्या है, ये विचार करना आवश्यक है। इसी तरह देखेंगे हम लोग ऐसा कहते हैं ये बाद में आता है, वो तो पहले आ जाता है। हाँ, उदाहरण के लिए ले लेते हैं पिता और पुत्र दोनों में पिता पहले जन्मे हैं, उनका जन्म तो पहले हो गया और पुत्र का जन्म बाद में हुआ, ये ठीक है। तो यहाँ पहले का क्या अर्थ होता है और बाद में इसका क्या होता है। तो पहला और बाद ये भी सापेक्ष ही है। कोई एक चीज यह पहला है ये नहीं कह सकते हैं, वो उससे पहले दूसरा कुछ होता है तो उसके बाद में वो हो जाता है। यहाँ भी एक आपेक्षिक व्यवहार मिल जाता है। इसको हम संस्कृत में कालिक परत्व और अपरत्व ऐसा कहते हैं। और इसके बाद और भी देखिए, जो काम एक साथ बन जाते हैं, ऐसा हम प्रयोग करते हैं, कभी कभी अनेक कार्य एक साथ आ जाते हैं और कभी कभी एक के बाद ऐसा भी हो जाता है। तो जो वहाँ एक साथ अनेक कार्यों का आ पड़ना, वहाँ एक साथ इसका क्या मतलब होता है, एक ही काल में वहाँ भी काल का व्यवहार होता है। और इससे तो अतिरिक्त हम लोग कहते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य काल कहते ही हैं, ये भी प्रसिद्ध है। अब ये सब जो व्यवहार हैं, इन व्यवहारों को हम अगर परीक्षा करके देखते हैं, परीक्षण दृष्टि से देखते हैं, तो यह मालूम पड़ता है कि कोई काल नामक एक तत्व की अपेक्षा आ जाती है। हम इसका निरूपण करेंगे आगे। यहाँ वो काल तत्व क्या है और हम जो व्यवहार करते हैं उसके साथ उस काल तत्व का क्या संबंध होता है,
इसका भी हम विचार करेंगे। अगर उस काल तत्व का हमारे व्यवहार के साथ कोई संबंध नहीं, तो उस काल तत्व का मानना ही व्यर्थ हो जाता है। उसको मानना बिल्कुल व्यर्थ, निष्प्रयोजन हो जाता है। तो इसीलिए उसके साथ संबंध मानना आवश्यक है हमारे व्यवहार का। हम सामान्यतः ऐसा जानते हैं, काल की गणना करते समय प्रायः अभी घड़ी को सामने रख करके 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट ऐसा गणना करते हैं। ये घड़ी क्या है? तो घड़ी में जो सुई चलती है, वो चलना, ये जो क्रिया है, उस क्रिया के आधार पर हम काल की गणना करते हैं। ये तो प्रसिद्ध है, क्योंकि कितना समय हुआ इसको देखने के लिए हमको घड़ी देखनी पड़ती है। लेकिन घड़ी का चलना ये कोई नियत नहीं है, उसको हम नियत क्रिया नहीं मान सकते हैं, क्योंकि घड़ी का चलना कदाचित शीघ्र भी हो सकता है, कदाचित विलंब से हो सकता है, और कभी कभी रुक भी जाती है घड़ी। तो इसलिए प्राचीन लोगों ने काल का मापन करने के लिए ये जो सूर्य है, सूर्य भगवान, सूर्य का परिस्पंद, इसको काल परिगणना के लिए औपयुक्त माना है। यही उसके लिए उपयुक्त है, ऐसा मान करके प्राचीन काल में काल की गणना होती थी। अब सूर्य की जो भी क्रिया है, अब सूर्य में जो क्रिया है, उस क्रिया को काल की परिगणना के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्यवहार करते हैं, वो सभी लोग इस सूर्य की परिस्पंद रूप क्रिया को जान करके व्यवहार करते हैं, ये बात नहीं। दूसरा यह भी है, हम जब व्यवहार करते हैं उसमें ये भी एक बात ध्यान में लेना चाहिए, जहां हम काल का व्यवहार करते हैं तो उस काल के साथ किसी विषय का संबंध दिखाने का प्रयास करते हैं। देवदत्त 10 मिनट में इस काम को पूरा करता है, तो उसने जो काम पूरा किया, उस काम को करने के लिए 10 मिनट का समय लगा, और वो समय उसकी क्रिया का आधार है, वह काल। उस समय में उसने उस क्रिया को संपूर्ण किया। और इसी तरह बाद में आता है, पहले आता है, ऐसा जब कहते हैं, तब उस आना जाना, ये जो भी क्रिया है, उस क्रिया के आधार के रूप में, अधिकरण के रूप में हम काल का उल्लेख करते हैं। ऐसा कोई भी वस्तु संसार में नहीं है जो वस्तु किसी काल में नहीं रहता। अगर किसी काल में नहीं रहता, किसी भी काल में नहीं रहता, तो उस वस्तु की सत्ता हम नहीं मानते। जैसे गधे का सींग, ऐसा यदि कहते हैं, तो शब्द तो है गधे का सींग, लेकिन इसका अर्थ हमने किसी भी काल में नहीं देखा है। इसलिए किसी भी काल में इस शब्द का अर्थ रहा हो, इसका कोई प्रमाण नहीं। तो इसलिए जिसका काल के साथ संबंध नहीं बनता, उसको हम वस्तु ही नहीं मानते हैं। ऐसी कोई चीज ही नहीं है गधे का सींग जिसको हम कहें।
तो इसीलिए उसको हम कहते हैं असत। तो इससे यह पता चलता है ये काल जिसकी हम कल्पना करेंगे वो पूरे जगत का आधारभूत है, यह मानना पड़ेगा। और यह भी व्यवहार हम सुनते हैं और थोड़ा युक्ति पूर्वक इसका विचार भी कर सकते हैं, तो यह सिद्ध हो सकता है कि काल संसार में जितने कार्य हो रहे हैं सभी कार्यों के प्रति वह कारण भी है। अभी जो उत्पन्न हुआ कार्य जो किया जा रहा है, यही कार्य 10 मिनट पहले क्यों नहीं हुआ तो हम कहेंगे अभी वो काल नहीं हुआ है। अभी उदाहरण के लिए मेरा यह जो व्याख्यान है यह 3 बजते ही शुरू हुआ, तो इसके 10 मिनट पूर्व हमने यहाँ प्रवेश तो कर लिया किंतु व्याख्यान प्रारंभ नहीं हुआ। तो क्या कारण है? क्योंकि उस व्याख्यान का समय 3 बजे ऐसा निर्दिष्ट है। तो वो 3 बजे ऐसा जिस काल को हम बोलते हैं वो काल 10 मिनट पहले नहीं आया हुआ था, तो इसीलिए वहां पर व्याख्यान नहीं हुआ। जब वह काल आया तो तभी से व्याख्यान शुरू हुआ। तो इससे मालूम पड़ता है जब किसी भी चीज का काल आता है तभी उस चीज का कोई भी काम बनता है, अन्यथा नहीं। ये भी एक सामान्य रूप से व्यवहार में प्रसिद्ध चीज है। तो इस तरह देखते हैं। तो अब ये काल क्या चीज है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको किस विभाग में रखेंगे, तो ये प्रश्न आता है। हम गीता में सुनते हैं भगवान कहते हैं कालः कलयताम अहम्। तो कलयताम, तो काल की परिगणना करने वाले जो लोग हैं, जो कालज्ञ हैं, ज्योतिषी कहते हैं, वही तो काल की परिगणना करते हैं। तो जो भी काल की परिगणना करते हैं उनके सामने, उनके बीच में मैं काल रूप से मैं ही हूं, ये भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। तो इससे तो पता चलता है काल का तात्विक स्वरूप ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर ही काल का तात्विक स्वरूप है, ये कुछ लोगों का मानना है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में अगर देखते हैं तो वह काल को द्रव्य पदार्थ में लाते हैं। वो पदार्थ को 7 विभाग में बांटते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। फिर उस द्रव्य को 9 प्रकार से विभाग करते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब देखिए काल, दिख, आत्मा, मन। अब इसमें काल एक द्रव्य के रूप में परिगणित हुआ और वो कहते हैं ये काल, ये एक ऐसा द्रव्य है जो एक ही होता है, दूसरा नहीं। आकाश एक ही होता है, पूरे संसार में एक ही आकाश है। हर कंट्री में आकाश भिन्न भिन्न तो होता नहीं, सभी जगह एक ही आकाश है, ये तो हम जानते हैं। तो उसी तरह काल भी एक है। ये देखिए, ये जो हम बता रहे हैं ये काल तत्व के बारे में बता रहे हैं, ये व्यावहारिक रूप में आने वाला नहीं। अब उनका जो काल तत्व है वो है आकाश के समान व्यापक और एक और नित्य।
ऐसा है काल का तत्व। नित्य का मतलब उसका आदि अंत होता नहीं। ये जो काल तत्व है, ये नैयायिक शिरोमणियों के विचार से सिद्ध हो जाता है। उनका विचार ऐसा ही होता है। और इस काल में 5 गुण मानते हैं। उनके यहाँ जिसमें गुण होता है उसी को द्रव्य कहते हैं। अब गुण क्या क्या है काल के, तो उसमें संख्या है, क्योंकि वह एक है ऐसा बोलते हैं, तो एकत्व संख्या उसमें है। और उसका परिमाण है, हम कहते हैं वो व्यापक है। व्यापक माने सब में संबद्ध है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए उसका बहुत बड़ा ये एक परिमाण है। और इसके साथ पृथकत्व मानते हैं। ये आकाश से पृथक है काल तत्व, तो उसमें पृथकत्व नामक गुण मानते हैं। और इसका संयोग और विभाग, तभी विभु जितने भी पदार्थ, सर्वगत व्यापक पदार्थ जो द्रव्य माने गए हैं, उनके साथ सभी दूसरे छोटे छोटे द्रव्यों का संयोग बनता है और उसका विनाश हो जाता है। संयोग विभाग ऐसा होते ही रहता है। तो संयोग और विभाग इतने 5 ही गुण काल के हैं। अच्छा, इस काल को मानने की क्या आवश्यकता है? क्या काल को नहीं मानने पर हमारा जो व्यवहार है, काल विषयक, काल संबंधी व्यवहार, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा? कुछ लोग तार्किकों में यह कहते हैं, जैसे रघुनाथ शिरोमणि, ये बहुत बड़े तार्किक थे। और ये गंगेशोपाध्याय, महामहोपाध्याय गंगेशोपाध्याय विरचित तत्व चिंतामणि की दीधिति नामक व्याख्या लिखे हैं, जो व्याख्या अत्यंत संक्षिप्त है, बहुअर्थ गर्भित है। तो उसका रहस्य जानने के लिए बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या उनकी जरूरत पड़ जाती है। बहुत लोगों ने उसकी व्याख्या की। वह उनका विचार है, ये जो काल तत्व बताया द्रव्य के रूप में, ये काल तत्व अलग मानने की जरूरत नहीं। और इसको हम जो ईश्वर है, ईश्वर से अभिन्न मान सकते हैं। अब ईश्वर ही यह काल तत्व है, और उसी को मान करके हम पूरा व्यवहार का निर्वाह कर सकते हैं, यह उनकी धारणा है। वो अपने पदार्थ तत्व निर्णय नामक ग्रंथ में इस विचार को प्रस्तुत करते हैं। और इस पर अनेक खंडन मंडन सब आ जाते हैं, अनेक ग्रंथ हैं, वो अलग बात है। ठीक है, हमें यह भी विचार करना है, क्या इस द्रव्य के बिना, एक काल सम्यक द्रव्य के बिना हमारा व्यवहार नहीं हो सकता है? अब देखिए, हम किसको काल कहेंगे? अगर घड़ी में सुई की जो क्रिया है, उस क्रिया को हम काल माने, अथवा सूर्य मंडल में जो परिस्पंद है, क्रिया है, उसकी क्रिया को अगर काल मानते हैं, तो ये सब हमारे व्यवहार का विषय नहीं बन सकते हैं। देखिए हमारा व्यवहार कैसा है। अभी इस काल में यह व्याख्यान हो रहा है, अभी इसी काल में। अब इस व्यवहार से तो काल आधार बनता है, और व्याख्यान हो रहा है उस काल में, वह आधेय है। अब घड़ी में जो सुई की क्रिया है उसको लेंगे काल के रूप में, तो घड़ी की सुई की क्रिया तो सुई में है,
मेरे व्याख्यान के साथ उसका क्या संबंध है, और सूर्य मंडल की जो भी क्रिया है उस क्रिया का मेरे व्याख्यान के साथ क्या संबंध हो सकता है, क्योंकि वही अलग है, अन्यत्र बहुत दूर सूर्य मंडल में है, और ये जो काम चल रहा है ये तो यहाँ इतनी दूर में चल रहा है, दूर पर, तो इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं बन सकता है। हाँ, यह सही है, इन क्रियाओं का हम काल परिगणना के लिए एक मापदंड के रूप में ले सकते हैं, जिसको हम उपाधि बोलते हैं, कालोपाधि, उसके रूप में हम ले सकते हैं, लेकिन साक्षात उन क्रियाओं को काल के रूप में हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हम जिस क्रिया को काल मापन के लिए साधन के रूप में अथवा उपाधि के रूप में लेंगे, उस क्रिया का हमारे दूसरी क्रियाओं के साथ संबंध लगाने के लिए बीच में एक काल रूप द्रव्य की कल्पना करते हैं। अब ये जो काल है, जिसको हमने अभी काल तत्व बताया, एक है विभु है, विभु माने सर्वव्यापक है, नित्य है, और ये काल व्यापक होने के कारण इस काल के साथ मेरे व्याख्यान का भी संबंध है, और सूर्य मंडल का जो परिस्पंद है उसके साथ भी संबंध है। बीच का जो एक महाकाल है, इसको महाकाल भी कह सकते हैं, ये महाकाल ही सूर्य परिस्पंद और मेरे परिस्पंद के बीच एक संबंध बनाने वाला होता है। तो इस संबंध को बनाने के लिए हमें इस काल की आवश्यकता पड़ती है। ये जो काल है, ये यद्यपि एक काल है, लेकिन इस एक काल में उस क्रिया को अगर हम जोड़ देते हैं, तब उस क्रिया के साथ ये काल जब तक वह क्रिया रहते हैं तभी तक रहेगा, और उसके आगे तो उसे छूट जाएगा। हमको यह समझना चाहिए, एक नित्य पदार्थ में, नित्य वस्तु में किसी अनित्य वस्तु को जोड़ करके उसकी परिभाषा की जाती है, तो वह अनित्य वस्तु जब तक रहता है तब तक वो परिभाषित रहता है, और अनित्य वस्तु अगर हट जाता है तो उसके बाद वो नहीं रहता है। इसका हम एक उदाहरण देंगे, उसको दे के हम आगे जाएंगे। आज हमारे देश में हिमालय पर्वत है ना, अभी पर्वत है, ये वर्तमान है हिमालय पर्वत, और आज से 2000 वर्ष पहले यह हिमालय पर्वत था। ये भी ठीक है, यह मेरा वक्तव्य ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2000 साल पहले यह हिमालय पर्वत था, ऐसा भूतकाल का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन भूतकाल का प्रयोग कब हो सकता है? जब जिस वस्तु के बारे में हम बताते हैं वह अतीत हो जाता है, तभी हम भूतकाल, उसको अतीत कह सकते हैं और भूतकाल में कह सकते हैं। अब ये हिमालय तो अभी वर्तमान में है ही, ये तो अभी अतीत हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में 2000 साल पहले वह था, ये प्रयोग शुद्ध कैसे हो सकता है? ये प्रश्न उठाया व्याकरणों ने, व्याकरण में, और इसका उत्तर वो देते हैं, हिमालय वही है, अभी वो वर्तमान है, लेकिन जिस काल में हम था ऐसा बोल रहे हैं वो काल अभी नहीं है। वो काल आज से 2000 वर्ष पहले का काल था, और उस काल में जिसको हम अभी 2000 वर्ष के पहले का काल ऐसा समझा दिया है, वह काल
अभी नहीं है। और उस काल के साथ वो हिमालय है क्या? अभी काल के साथ तो नहीं है। हिमालय है, केवल हिमालय, लेकिन हिमालय के साथ नहीं है। हिमालय उस काल के साथ अभी नहीं है। तो इसीलिए इस विशिष्ट रूप से उसको हम अतीत ऐसा बोलते हैं। तो हम भी ऐसा लोक में व्यवहार करते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व मैं जिन लोगों के साथ बैठ के पढ़ता था वो काल अभी नहीं है। यहाँ भी तो भूतकाल का प्रयोग आ रहा है। तो 50 साल पहले मेरी दशा वही मैं अभी भी हूँ वर्तमान में, किंतु मेरे साथ उस काल को हमने जोड़ करके यह व्यवहार किया है जो काल अभी बीत गया है। इसलिए जो काल बीत गया उसके साथ विद्यमान पदार्थ को जोड़ करके कहते समय इस तरह व्यवहार बनता है। वो विशिष्ट वस्तु भी अतीत हो चुका है, वर्तमान होते हुए भी उस काल से संबद्ध रूप में वह अतीत हो गया है। इसीलिए ऐसा व्यवहार होता है। तो इस तरह हम देखेंगे तो ये जो काल तत्व आकाश के समान नित्य विभु एक द्रव्य माना है, ये भी अतीत हो सकता है और भविष्यत हो सकता है। जब उसके साथ अतीत किसी को जोड़ देंगे, भविष्यत को उसके साथ जोड़ देंगे, तो उसके साथ मिल करके वह अतीत अथवा भविष्य ऐसा बन सकता है और हमारे व्यवहार में आ सकता है। तो ऐसा होने के लिए, ऐसा व्यवहार होने के लिए एक तो काल तत्व आवश्यक है, फिर उसके बिना कहीं दूसरी जगह विद्यमान क्रिया और दूसरी जगह जो हो रहा है, जो चीज है, उसका कैसे हम संबंध बनाएंगे। तो इसीलिए काल नामक एक तत्व का स्वीकार करना आवश्यक बन जाता है। और उस काल को, एक काल से तो कोई व्यवहार होगा ही नहीं, केवल एक ही काल है तो उससे कुछ भी हो नहीं सकेगा। इसलिए उसको टुकड़े टुकड़े बनाने के लिए उसके साथ किसी ऐसे वस्तु का जोड़ना आवश्यक पड़ जाता है जिस वस्तु को हम कालोपाधि ऐसा कहते हैं। उस उपाधि के साथ वह एक वस्तु अलग अलग छोटा छोटा बन जाता है। अब ये जो उपाधि है कालोपाधि, ये क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, क्रिया ही ये बात नहीं। सूर्य का परिस्पंद ही काल का उपाधि है, ये कोई आवश्यक नहीं। दूसरे भी काल हो सकते हैं काल के उपाधि। और तार्किक तो इतना कहते हैं, जन्य मात्रम कालोपाधि। जो वस्तु उत्पन्न होता है वो सभी वस्तु काल के उपाधि बन सकते हैं। एक उदाहरण के लिए देखिए, कुलाल कुम्हारा एक घड़े को बनाता है और वो घड़ा कितना दिन रह सकता है, कितने साल, अधिक से अधिक 1 साल 2 साल रह सकता है। वो कोई ठीक परिगणित काल में नहीं आ सकता है। वो उसका जो काल होता है उतना वही, तब जब तक वह रहता है, जिस काल तक वो घड़ा रहता है, उस काल को हम बताने के लिए हम उस घड़े को ही काल का उपाधि बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ना, जब तक वह घड़ा बना रहा तब तक उसका काल के साथ संबंध था, आकाश के साथ संबंध रहा, भूमि के साथ संबंध रहा। ये सब ठीक है। घड़ा जब तक रहता है तब तक उसका दूसरे चीजों के साथ संबंध रहता है, और वो नष्ट हो जाता है तो नहीं रहता है, उसके उत्पन्न होने के पहले नहीं रहता है। तो घड़े का संबंध कितने काल तक रहा, इसको हम कैसे कहेंगे? तो जब तक घट रहा
घड़ा रहा तब तक, ऐसा कह सकते हैं। तो इस उदाहरण से आप जान सकते हैं काल का मापन करने के लिए किसी भी जन्य वस्तु को हम ले सकते हैं अपनी विवक्षा के अनुसार। जो हम कहना चाहते हैं, जिस काल को हम कहना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी उतने सीमित समय तक रहने वाले चीज को लेकर के हम इस काल को विभाग करके व्यवहार कर सकते हैं। अच्छा, ये ठीक है। ये है नैयायिकों का मत। और इसमें मीमांसक क्या कहते हैं, इसको भी थोड़ा जोड़ लेते हैं। ये काल इस तरह का विभू द्रव्य है, ये सब मीमांसक भी मान लेते हैं। वो भी मानते हैं काल ऐसा ही है जैसा अभी तक नैयायिकों ने वर्णन किया, वो तो है, उसका तत्व इसी तरह है। उसकी परिगणना का जो प्रकार उन्होंने बताया वो ठीक है, वही हमारे यहाँ भी वही प्रकार है। लेकिन एक बात अलग हो जाती है, नैयायिक इस काल को प्रत्यक्ष नहीं मानता। ये जो काल है ये हमारे आंखों से नहीं दिख सकता है। किसी भी इंद्रिय, जो ज्ञान इंद्रिय है, त्वग इंद्रिय, कान, नाक, जिह्वा, किसी से भी इस काल को हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन इस काल तत्व का तो अनुमान लगाना पड़ता है, वह अनुमान से ही पता चलता है। लेकिन मीमांसक कहता है ये बात नहीं। मीमांसक के मत में षड इंद्रिय ग्राह्य कालः, ऐसा कहते हैं। षड इंद्रिय, 6 इंद्रियां, 5 तो ज्ञानेन्द्रिय प्रसिद्ध हैं, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, त्वग इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। 5 विषयों को जानने के लिए, प्रत्यक्ष जानने के लिए ये इंद्रियां हैं। और इससे अतिरिक्त एक सामान्य इंद्रिय है मन, जिसको अंतःकरण भी कहा जाता है। ये सभी इंद्रियों से काल को हम जानते हैं, वर्तमान काल को, वो भी वर्तमान काल को जानते हैं। संबद्धम वर्तमानंच गृह्यते चक्षुरादिना। हम आंख से जब किसी वस्तु को देखते हैं तब हम केवल उसी वस्तु को देख रहे हैं ये बात नहीं, वो जिस वर्तमान काल में है उस वर्तमान काल को भी देख रहे हैं। अगर उस काल का पता नहीं चलता हमें, तो अगर कोई पूछे तुमने जिस घड़े को देखा वो अभी है अथवा नहीं, तो वो उसको कहना पड़ेगा घड़े को तो हमने देखा लेकिन वो किस काल में था इसका तो पता नहीं चला। ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं कहता है। तो उसको तो निश्चित रूप से वो काल भी मालूम पड़ता ही है। अभी देखा, अभी देखा, अभी जिस अभी देख रहा हूं, ऐसा बोलता है ना। तो इसलिए वो षडिंद्रिय ग्राह्य है, सभी इंद्रियों से ज्ञात हो रहा है वह काल। और ये भी कहते हैं नसोस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते। ऐसा कोई प्रत्यक्षात्मक ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान में काल विषय नहीं बनता हो। इसका मतलब प्रत्यक्ष जितने भी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान हैं उन सभी विषयों में काल भी एक साथ साथ विषय बन जाता है, वर्तमान काल। हम यहाँ प्रत्यक्ष ऐसा कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि अनुमान जब लगाते हैं अथवा शब्द प्रमाण से जब किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान के विषय में हमें काल का नियत भान होता नहीं। होता ही नहीं ऐसी बात नहीं, हो भी सकता है, लेकिन नियत रूप में किसी काल का भान होता नहीं। अब देखिए एक उदाहरण बता देते हैं। पर्वत में हम धुआं उठता हुआ देख रहे हैं,
तो इस धुएं के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं वहां पर आग है। ये तो कोई भी अनुमान लगा सकता है। जिसको धुआं और आग दोनों में व्याप्ति नामक संबंध का पता है, जो जानता है दोनों के बीच संबंध है और धुआं होता है, तो अवश्य ही वहां आग होना चाहिए। तो आग और धुआं दोनों का जो इस तरह का संबंध है, इसको हम व्याप्ति इस शब्द से बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द से। और इस संबंध का ज्ञान जिसको है, वह धुएं को देखते ही वहां पर आग है इसका अनुमान लगा सकता है। लेकिन यहां पर नदी में बाढ़ आई हुई है, इस बाढ़ को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं ऊपर कहीं पर्वत पर बड़ी वृष्टि हुई है, तो वहां वर्तमान वृष्टि का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जबकि हमारे सामने है बाढ़ नदी में, लेकिन कहीं पर वृष्टि हुई तभी तो ये बाढ़ आई है। लेकिन इसी समय में वो वृष्टि हो रही है जिस समय में ये बाढ़ हमारे सामने दिख रहा है, ये बात नहीं। वृष्टि तो पहले हो चुकी होगी, उसके बहुत समय बाद हमारे यहाँ नदी में बाढ़ आती है, लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं इसके पहले। तो ये कहने का मतलब है, अनुमान से जिसको हम जानते हैं, उस अनुमान में विषय जो अनुमान का विषय है, उसके साथ काल का भान नियत रूप से होता नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष में जिस चीज को हम देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके साथ वो चीज की जिस काल में है, उस काल का भी नियत रूप से ज्ञान होता है। और एक बात यह भी समझ लेना चाहिए, किसी भी वस्तु के बिना केवल काल का ज्ञान होता ही नहीं। अन्य सभी वस्तुओं के साथ काल दिखता है, काल को हम देखते हैं, लेकिन दूसरी किसी चीज के बिना केवल काल का होता नहीं है प्रत्यक्ष। तो इसका मतलब है, ये जो काल है किसी दूसरे वस्तु के साथ साथ ही ज्ञान का विषय बनता है, यह नियम है। तो इसको हम ऐसा कहेंगे, काल किसी वस्तु पर विशेषण के रूप में ही भाषित होता है, स्वतंत्र रूप से भाषित होता नहीं। ये भी ठीक है। लेकिन हमारे सामने यह पूर्वाचार्यों की उक्ति है, नसोस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते। तो इस वचन के अनुसार तो यह मालूम पड़ता है, लोक में ऐसी कोई प्रतीति नहीं है। प्रतीति माने ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान में काल का भान नहीं हो। अब ये कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि प्रत्यक्ष में तो काल विषय बनता है, और परोक्ष जो भी ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान में काल का विषय बनना संभव नहीं है। तो कोई भी ऐसी प्रतीति होती नहीं जिसके साथ काल का भान न हो, ऐसा कहना गलत न हो जाएगा। तो इस उक्ति का अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो हम यह कहेंगे, ये उक्ति ठीक ही है। जो भी ज्ञान आपको होता हो, तो उस ज्ञान में, ज्ञान के साथ काल का भान होता ही है। लेकिन उस ज्ञान का जो विषय है, उस विषय के साथ काल का संबंध पता चलता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान का जो चीज विषय हो रहा है, उस विषय के साथ काल का संबंध तो केवल प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में ही विषय बनता है। लेकिन जो भी ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का जो भी काल है, जिस काल में वो ज्ञान हो रहा है, उस काल के साथ ही वह ज्ञान
हमें पता चलता है। आप जब अनुमान लगा रहे हैं किसी भी चीज का, वर्तमान अथवा अवर्तमान किसी का अनुमान लगा रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता क्या इस समय में मेरा यह अनुमान हो रहा है। वो अनुमान अनुमिति रूप जो ज्ञान है, वो ज्ञान जिस काल में आपको हुआ, उस काल के साथ ही उस ज्ञान का आपको भान हो रहा है। तो इसका मतलब काल तो सभी ज्ञानों के साथ भाषित हो रहा है, किंतु प्रत्यक्षात्मक अगर वह ज्ञान है तो उसके विषय के साथ भी काल का संबंध मालूम पड़ता है, और परोक्ष ज्ञान में ज्ञान के साथ व उस ज्ञान के आधार काल का संबंध होता है। तो ये ठीक हो गया। तो नसोस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते, ऐसा कह करके काल को प्रत्यक्ष वेद्य यह मानते हैं मीमांसक। यही दोनों में फर्क है, और इससे काल तत्व में तो कोई बड़ा भेद नहीं है, अंतर नहीं है। अब इसके आगे हम देखेंगे ये काल की उपाधि जो है, इसको परिगणना उपाधि बनाने की रीति क्या है, इसको जरा देखेंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। क्रिया ऐसा कहते हैं ना, क्रिया क्या चीज होती है। अब आप देखेंगे, ये मेरे हाथ में एक कलम है, लेखनी है, लेखनी अभी हिल रही है। तो ये इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे इसमें एक स्पंद हो रहा है। ये जो स्पंद है, इसको हम इस लेखनी की क्रिया मानेंगे। आप इस स्पंद का फल प्रत्यक्ष देखते हैं। जब ऐसे हुआ तो उसका स्थान हट गया, और फिर से इधर आया, तब भी उसका अपने स्थान से भ्रंश होकर दूसरे स्थान पर वह आ गई है। ये बात तो ठीक है। तो हाँ, एक जगह से, अब ये आप नहीं बता सकते इस कलम को इस स्थान से सकते हैं। ये है जब क्रिया एक क्षण में उत्पन्न होती है। पहले He'll join in a minute, I guess. थोड़ा इंतजार करते हैं। कुछ इंटरनेट का दिक्कत हुई थी, इसके कारण बीच में 1 मिनट सुन नहीं पाए थे हम आपको। अच्छा अच्छा, जी, अब ठीक है। ठीक। नहीं, अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। थोड़ा व्यवधान अब भी है शायद।
अब ठीक है शायद। अब ठीक है। जी जी। क्रिया, विभाग, पूर्व संयोग नाश, उत्तर संयोग, उत्तर देश संयोग। पूर्व संयोग का पूर्व देश के साथ उसका जो संयोग था उसका नाश, उसके बाद पास में दूसरा जो देश है उसके साथ दूसरा संयोग। तो इसमें विभाग के लिए क्रिया कारण है, पूर्व संयोग नाश के लिए विभाग कारण है, और उत्तर देश के साथ उसका जो संयोग है उसके लिए पूर्व देश संयोग का विनाश होना आवश्यक है, वो कारण है। तो इसलिए ये चारों क्रमिक रूप से हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। क्रिया, क्रिया के बाद विभाग, उसके बाद पूर्व देश के साथ उसका जो पूर्व संयोग था उसका नाश, फिर दूसरे देश के साथ उसका संबंध संयोग हुआ। तो ये क्रमिक है। अब इनको अगर हमें क्रमिक मानना चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिया का काल अलग है। क्रिया का काल का मतलब क्रिया की उत्पत्ति का काल, जिस समय में क्रिया उत्पन्न हुई वो उस काल को हमको अलग बनाना है। और जब उससे विभाग उत्पन्न हुआ तो उसका अलग काल, उत्पत्ति का काल, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद भी वो रहता है, केवल उत्पत्ति का काल हम बोल रहे हैं। और जब पूर्व देश के साथ उसका पूर्व संयोग का विनाश हुआ उसका एक उत्पत्ति का काल, और उससे अलग दूसरे देश के साथ उसका उस वस्तु का जो संयोग बना उसका काल। ऐसा यहाँ क्रमिक रूप से चार कालों को मानना पड़ेगा। अब ये जो काल है हम इसको काल के उपाधि के रूप में क्या कहें? तो तार्किक अपने ग्रंथों में ये लिखते हैं, देखिए क्रिया एक क्षण में उत्पन्न हुई, उसको मान लीजिए, फिर उसके बाद विभाग उत्पन्न हुआ ना, तो विभाग उत्पन्न होने के पूर्व में विभाग तो नहीं था। विभाग उत्पन्न होने से पूर्व विभाग नहीं था। तो वो जो अभाव है, विभाग का अभाव, इसको हम कहेंगे विभाग प्राग भाव। विभाग उत्पन्न होने के पहले का अभाव, उसको हम प्राग भाव ऐसा परिभाषित करते हैं। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में जो कार्य का अभाव होता है उस अभाव को हम उसका प्राग भाव कहते हैं। कार्य हो जाने के पश्चात फिर उसका अभाव होता है तो हम कहते हैं उसको ध्वंस, विनाश कहते हैं, प्रध्वंसाभाव, ये स्थिति है। अब यहाँ इस कार्य का जो प्राग भाव है, यह प्राग भाव तो अनादि है। इसके पूर्व में अभी उत्पन्न होने वाला कार्य नहीं था। उस नहीं था, उस पूर्वता की कोई अवधि है क्या? इस समय से वह नहीं था, नहीं, कभी भी इसके पूर्व काल में कभी भी वो नहीं था। तो उसके लिए तो कोई अवधि नहीं है, पूर्वावधि। इसलिए प्राग भाव को अनादि मानते हैं तार्किक। अब देखिए, ये जो प्राग भाव है ये अनादि है, लेकिन इस क्रिया, हम जिस क्रिया को मान रहे हैं विभाग जनक क्रिया, उस क्रिया के साथ इस प्राग भाव को जोड़ने पर दोनों एक साथ केवल कुछ समय के लिए ही रह सकते हैं, है ना? क्रिया और ये प्रागभाव, इस विभाग का, उसके कार्य विभाग का प्रागभाव, दोनों मिल करके कुछ समय तक ही रह सकते हैं। क्योंकि और थोड़ा पूर्व जाएंगे तो वो विभाग का प्रागभाव तो रह जाएगा, लेकिन क्रिया नहीं रहती है। इसलिए क्रिया और उसका जो कार्य है विभाग का प्रागभाव, दोनों को जोड़ करके हम इसको कालोपाधि मानेंगे, तो हम उसको एक क्षण ऐसा नाम दे देंगे। अब इसके बाद दूसरा क्षण कैसे बनता है ये देखिए। विभाग आया,
और इस विभाग के साथ उसका जो कार्य है पूर्व देश संयोग का नाश, उस नाश का प्रागभाव है। और ये विभाग और उसका जो कार्य पूर्व संयोग नाश है, उस नाश का प्रागभाव, ये दोनों मिल करके वो बन गया एक उपाधि क्षण। इसी तरह आगे भी गणना करेंगे और इस तरह देखेंगे तो क्रिया के उत्पन्न होने के 4 क्षण बाद यह द्रव्य अपने देश से हट करके दूसरे देश पर संयुक्त होता है। तो एक जगह से हट करके दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरी जगह पर उसका संयोग संबंध बनने के लिए कम से कम 4 क्षणों की आवश्यकता है। लेकिन आप इसको ऐसे ही नहीं समझेंगे, क्योंकि ये 4 क्षण जो हैं इससे परम सूक्ष्म भी हो सकते हैं। जैसे कमल शत वेद न्याय एक कहा जाता है। ये कमल का फूल होता है ना, इस फूल की पंखुड़ियों को एक के ऊपर ऐसा 100 एक के ऊपर लगा दीजिए और उसके सब में एक सुई से एक छेद कीजिए। अब कमल के दल तो इतने कोमल होते हैं तो तुरंत वो सुई अंतिम पत्र तक जाती है। अब यहाँ देखिए, हमको लगता है ये सब एक ही क्षण में हो गया। पहले ऊपर वाला जो पत्र है उससे लेकर जो अंतिम सबसे नीचे वाला जो पत्र है कमल का दल, उसमें एक साथ ही छिद्र पड़ गया, ऐसा हमको समझ में आएगा क्योंकि वो काल बहुत सूक्ष्म है। लेकिन वास्तविक बात तो विचार करने पर यही मालूम पड़ेगा कि सबसे ऊपर जो कमल पत्र है उसमें पहले छिद्र बनेगा और उसके नीचे के पत्र में उसके बाद इसी क्रम से 100 क्षणों के बाद ही अंतिम जो पत्र है उसमें छिद्र हो सकता है, छेद हो सकता है ना। ये तो विचार में आ सकता है। तो इस तरह देखेंगे तो ये काल इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। अब देखिए, 1 सेकंड में पता नहीं कितने विभाग हो सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे तो काल को परम सूक्ष्म उपाधि लेकर के उस रूप में, सूक्ष्म काल के रूप में भी हम विभाग कर सकते हैं। और स्थूल उपाधि को लेकर के जिसको हम जान सकते हैं, इतना परम सूक्ष्म हो तो हमें नहीं जान पाते हैं, हमारी इंद्रियों की शक्ति इतनी नहीं है। लेकिन थोड़ा स्थूल होता है तो तब हम जान सकते हैं। तो बड़ा भी काल हो सकता है, इसलिए कालोपाधियों का मानना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, ये ठीक हो गया। अब हमको यह सिद्ध करना चाहिए, इसके पहले जितने व्यवहार, लौकिक व्यवहार लिए थे उसमें इस काल का उपयोग कैसे किया जाए। अब देखिए, एक युवा है, अभी एक वृद्ध है। दोनों में आप देखेंगे युवा का जन्म पहले नहीं हुआ, वो जो अभी वृद्ध है उसका जन्म पहले हो गया। ये ठीक है। अभी युवा व्यक्ति है, 25 वर्ष का है, तो वो पहले जन्मा था, अथवा जो वृद्ध व्यक्ति है वो पहले, तो कहना पड़ेगा निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है इस विषय में, जो वृद्ध व्यक्ति है वो पहले जन्मा है। तो उसको हम कहेंगे उसमें परत्व, कालिक परत्व आता है। इस शब्द का उपयोग गीता में भी आता है। अर्जुन पूछता है भगवान से, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति, ये प्रश्न उठाता है। देखिए, यहाँ परम जन्म अपरम जन्म, यहाँ परत्व अपरत्व, ये क्या चीज है। तो जो पहले उत्पन्न हुआ उसमें परत्व है, जो बाद में उत्पन्न हुआ उसमें अपरत्व है, यही वहां का है। अच्छा, ये पहला और बाद, इस परिभाषा का क्या अर्थ है, ये क्या चीज है। तो हम यह कहेंगे, यह जो वृद्ध व्यक्ति पहले उत्पन्न हुआ है उसके जन्म से लेकर के
आज अभी जो क्षण है, जिस समय हम बोल रहे हैं, उस क्षण तक का जो एक काल है, इस काल में काल की उपाधियां अधिक हैं, अधिक संख्या में हैं। किसकी अपेक्षा? ये जो युवा है, युवा के जन्म से लेकर अभी वर्तमान समय तक जो परिधि में ये काल आ रहा है, उस काल के बीच में उसी तरह की उपाधियों को हम अगर परिगणना करते हैं तो वृद्ध की अपेक्षा कम होता है ना। अब देखिए, हम उपाधि के रूप में हम दिन ऐसा मान लेते हैं। छोटी पारिस्पंद को छोड़िए, घड़ी की सुई की क्रिया को छोड़िए, एक दिन मान लेते हैं। वृद्ध को उत्पन्न हो करके आज के दिन तक कितने दिन हुए आप परिगणन कर सकते हैं, उसकी संख्या अधिक होगी। और जो युवा है, उसके जन्म से लेकर आज तक परिगणन करेंगे तो दिन संख्या कम होगी। ये तो ठीक है। तो इस तरह देखेंगे, इस काल परिगणना के अनुसार इस युवा का जो काल है वो छोटा काल है और वृद्ध का जो काल है वो बड़ा काल है। इसलिए उसका काल, उसमें परत्व आता है और इसमें अपरत्व। ये परत्व अपरत्व काल के कारण उसमें आता है। मैं दूरी, हम दिक परत्व अपरत्व तो दैशिक भी मानते हैं। दैशिक का अर्थ जिसको हम दूर और पास ऐसा कहते हैं ना, तो देश में भी जो इस देश से बहुत पास में है उसमें, और थोड़ा उससे आगे है दूर कहते हैं जिसको, उसमें दैशिक परत्व अपरत्व होता है। उसी तरह काल को लेकर के भी कालिक परत्व अपरत्व होता है। जिसमें अधिक काल संबंध होता है वो चीज, उसमें परत्व नामक गुण आता है, और जिसमें काल संबंध कम रहता है उसमें अपरत्व आता है, कालिक अपरत्व। ये पहले और बाद इस व्यवहार का विषय बन जाता है काल। अब ये भी देखिए, विलंब और शीघ्र। शीघ्र और विलंब ये क्या है? ये दो तीन प्रकार से विलंब और शीघ्र हमारे व्यवहार में देखे जाते हैं। एक उदाहरण में हमने पहले ही बताया, 10 मिनट में ये काम करता है और दूसरा 5 मिनट में कर देता है उसी काम को। तो यहाँ शीघ्र और विलंब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है, ये जो विलंब है उसमें समय ज्यादा लेता है, वो इस कार्य को करने के लिए अधिक काल लेता है, और दूसरा उससे कम काल को लेता है। तो इसीलिए वो जो कम काल है उसको हम शीघ्र कहेंगे, और अधिक काल है इसको हम विलंब ऐसा बोलेंगे। अब दूसरा एक प्रकार है, उसको भी देख लेते हैं। एक ट्रेन है, उसको यहाँ चेन्नई आने के लिए, आने का समय है, निर्धारित समय है प्रातः 10 बजे, ठीक है। हाँ, और वो जहाँ से निकलती है वहाँ से यहाँ चेन्नई पहुँचने के लिए 24 घंटे का समय लेती है ट्रेन, ठीक है। अच्छा, 10 बजे यहाँ पहुँच जाती है। दूसरी ट्रेन है, वो एक दूसरी जगह से निकलती है और 12 घंटे में यहाँ पहुँच जाती है। हाँ, दूसरी जगह छोड़िए, उसी जगह से निकलती है और 12 घंटे में पहुँच जाती है, ऐसा मानते हैं, मान लेंगे। लेकिन उसके पहुँचने का समय क्या है? शाम को 4 बजे। ये हो सकता है ना। पहली वाली ट्रेन जिसका पहुंचने का समय है सुबह 10 बजे, और वो अपने स्थान से इधर पहुंचने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, और दूसरी ट्रेन का समय है 12 घंटे में आ जाती है, लेकिन आने का समय है शाम को 4 बजे। अब आप इसमें विलंब से आने वाली ट्रेन कौन सी है और शीघ्रता से आने वाली ट्रेन कौन सी है?
तो आपको ये सहज ही पता चलेगा 24 घंटा समय लेने वाली ट्रेन विलंबित है, और ये जो 12 घंटे का समय लेने वाली है ये शीघ्र ट्रेन है, ऐसा ही कहेंगे ना। फिर हम दूसरा एक अवसर है जहां हम कैसे व्यवहार करते हैं इसको देखिए। वो जो 24 घंटे समय लेने वाली ट्रेन है वह ठीक 10 बजे पहुंच गई, और ये 12 घंटे वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय 4 के आगे जाकर के 5 बजे आ गई। तो कौन सी ट्रेन विलंब से पहुंची? जिसको हम विलंबित कहते हैं, जो समय पर आ गई उसको हम विलंबित नहीं कहेंगे, वो तो समय पर आ गई। और ये जो 4 बजे आने का समय था उसको उसके आगे चल करके 1 घंटे विलंब से आ रही है, तो विलंब से चल रही है ऐसा ही नहीं करते हैं। अब देखिए उल्टा हो गया, वो तो शीघ्र आ गई, ये विलंब से आ गई। तो कैसे हम पता लगाएंगे इस शीघ्र और विलंबता व्यवहार का कारण क्या है? तो यहाँ हमको एक सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसकी अवधि क्या है। आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप जिन दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए उन दोनों की तुलना करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। 24 घंटे में आने वाली जो ट्रेन है उसके साथ 12 घंटे में आने वाली जो ट्रेन है उसकी गति की अगर तुलना करते हैं तो 24 घंटे से 12 घंटे का समय कम होता है, इसलिए ये शीघ्र ही है। 12 घंटा हो 13 घंटा हो जितना भी हो, ये कम होने से ये शीघ्र ही है। लेकिन इसको विलंब इसलिए कहा जा रहा है, इसका जो 12 घंटे का समय निर्धारित है उस निर्धारित समय से थोड़ा अधिक समय ले लिया और इसीलिए वो विलंबित हुआ। आपको तुलना करते समय उसके साथ, पूर्व ट्रेन के साथ तुलना करके इसको विलंबित नहीं कहना चाहिए, किंतु इसी ट्रेन का जो निर्धारित काल है उस काल की तुलना करने पर आपको पता चलेगा अधिक काल लेने से ये 1 घंटा विलंब से आई, ऐसा बोलते हैं। ये भी ठीक है। तो इस तरह देखते हैं शीघ्र और विलंब, इस सभी व्यवहार में हम कुछ काल को ही हम बता रहे हैं, इंगित कर रहे हैं शीघ्र विलंब इत्यादि से। श्रोता है, सुनने वाला है, वो भी समझ लेता है ये काल से ये विलंबित है इत्यादि। इसी तरह भूत, वर्तमान, भविष्य काल को भी देखिए। उसको वर्तमान को पहले परिभाषित करके फिर भूत और भविष्य की परिभाषा बनाते हैं हमारे शास्त्रकार। अब वर्तमान क्या होता है? तो वर्तमान यह है जिस समय उसके बारे में कहा जा रहा है वह समय वर्तमान समय है, और उस समय में उस वस्तु की स्थिति हो तो वो वर्तमान है। हम जब बोल रहे हैं तो ये अभी यह वर्तमान काल है। तो जब बोल रहे हैं उसी समय जिसके बारे में बोल रहे हैं वो चीज उसी काल में है तो हम उसको वर्तमान कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं शब्द प्रयोगाधिकरण काल वृत्तित्वम वर्तमानत्वम। शब्द प्रयोग जिस काल में हो रहा है उसी काल में जो है तो उसको हम वर्तमान ऐसा बोलते हैं। और शब्द प्रयोगाधिकरण काल वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम, इसको हम भूत कहेंगे। भूत का जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका विनाश हो गया है, विनाश है वो नहीं है, उसका विनाश है, प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंसा भाव उसको कहते हैं जो वस्तु के उत्तर होता है, बाद में वस्तु नहीं रहता है, बाद में जो अभाव होता है उसको हम विनाश कहते हैं। उत्पत्ति के पूर्व में जो अभाव है उसको प्राग भाव कहते हैं। तो उसके ध्वंसाधिकरण शब्द प्रयोग जिस समय हो रहा है
नम बात जिस समय चल रही है वह काल अगर उस वस्तु के ध्वंस का अधिकरण काल है तो हम उस वस्तु को कहेंगे अतीत अथवा भूत। इसी तरह बोलते समय, शब्द प्रयोग के समय जिस वस्तु का प्रागभाव रहता हो और उस वस्तु को हम कहेंगे भविष्य। भविष्य का मतलब वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो अभी उसका अभाव प्राग भाव है। हम जब उसके बारे में बोल रहे हैं तब वह समय उसके प्राग भाव का काल है, प्राग भाव उस समय है। तो इस तरह अतीतत्व, भविष्यत्व, वर्तमानत्व इसकी परिभाषा करते हैं और इसको लेकर के हम व्यवहार करते हैं। देवदत्त ने यह काम कर दिया, ऐसा कहने पर अभी तो कर चुका है, अभी हो गया तो उसका अभाव अभी है, ये अभाव तो प्रध्वंसा भाव है। तो हम जब कह रहे हैं उस समय उस क्रिया का प्रध्वंसा भाव है, तो इसीलिए वह अतीत है, इसीलिए हम भूतकाल में उसको उसका निर्देश करते हैं। देवदत्त ने यह काम कर दिया और कल करेगा ऐसा जब कहते हैं तो इसका मतलब यही अभी तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसका जो करना है उसका प्राग भाव है। उस प्राग भाव को लेकर के हम उसको भविष्य कह रहे हैं, वो भविष्य काल है। वर्तमान काल जब हम बोल रहे हैं उस समय चल रहा है वो भी काम, तो तब कहेंगे उसको वर्तमान। यहाँ जो भी काल है वर्तमान काल ऐसा कहते हैं। इस काल को आप परम सूक्ष्म काल के रूप में नहीं लेंगे। अगर परम सूक्ष्म काल लेते हैं तो आपको उसका परिज्ञान हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अभी जो क्षण बताया और कमल पत्र शत वेधन का समय बताया, फर्क होता है काल का भेद, किंतु वो सब हमारे ज्ञान में आता नहीं, विचार करने पर मालूम पड़ता है, लेकिन सामान्य व्यवहार में आ नहीं सकता है। ऐसे काल को लेकर के यह व्यवहार नहीं है। किंतु स्थूल काल देखिए, वो काल कैसे किस तरह का काल हो सकता है। कभी कभी एक दिन काल भी हो सकता है वर्तमान काल। देखिए, दिन हम किसको कहते हैं? सूर्योदय को लेकर के सूर्यास्त तक को दिन कहते हैं, और सूर्यास्त से लेकर के फिर से सूर्योदय होता है तब तक का जो काल है उसको उपाधि बना करके उसको रात कहते हैं। कभी कभी दिन रात दोनों को भी मिला करके भी दिन कहा जाता है, ये भी है, दोनों प्रकार का व्यवहार है। फिर सूर्योदय और सूर्यास्त अथवा सूर्योदय से फिर से जो सूर्योदय अगले दिन होता है, दोनों को मिला करके जो काल होता है ये तो बड़ा काल है। इस बड़े काल को भी हम वर्तमान काल के रूप में ले करके व्यवहार करते हैं। जैसे जब एक काम किसी एक दिन में नहीं पूरा होता है, वो कई दिनों तक वो अनवरत रूप से चलती रहती है, तो ऐसी स्थिति में उस एक प्रत्येक दिन में जब वह पूर्ण नहीं हुआ है तो वह सब हमारे वर्तमान काल में ही आ जाता है। तो हम यही कहेंगे, देवदत्त आज एक पाठ शुरू किया है, ये पाठ तो कब समाप्त होगा? 1 मास तक चलेगा, तब समाप्त होगा। तो हम अभी इस बीच सभी दिनों में यही कहेंगे कि ये तो अभी पढ़ रहा है, अभी उसका पाठ चल रहा है, ऐसा ही कहते हैं, वर्तमान का ही प्रयोग करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये पाठ पढ़ दिया है क्योंकि कल इतने दिन हो चुके हैं, इसको लेकर के हम नहीं व्यवहार करते। तो इसलिए हमारा जो वर्तमान काल है इसको मापने का ढंग भी अपनी अपनी विवक्षा के अनुसार है, और कदाचित एक मास को एक काल के रूप में लेकर के उस मास में अगर वह आता है तो उसको वर्तमान मान करके चलते हैं, और उसके पूर्व मास को अतीत मान करके उस मास में नहीं आया तो उसको हम कहेंगे अतीत, और आगे का जो मास है उसको लेकर के भविष्य कहेंगे। इसी तरह पूरे एक साल को भी एक काल के रूप में ग्रहण करके भी व्यवहार होता है। इस साल में अभी गणेश चतुर्थी आई नहीं है, आएगी। साल में एक बार ही आती है गणेश चतुर्थी, तो उसको लेकर के हम कहेंगे जब गणेश चतुर्थी का काल आ जाता है तब वो काल तो अभी आई नहीं है इस साल में,
लेकिन गत साल में तो हो चुकी है। तो ये क्या, कैसे ये इसका ये व्यवहार कैसे करना? तो पूरे एक साल को एक काल मान करके हम उसमें अगर आता है तो वर्तमान है ऐसा व्यवहार करेंगे। तो इस तरह काल का व्यवहार आपेक्षिक रूप से होता है। तो इससे भी बहुत अनेक ऐसे सूक्ष्म विषयों का विचार किया गया है जो पारिभाषिक होने से सामान्य जनता के लिए बोधगम्य नहीं है। ऐसे बहुत से विचार न्याय शास्त्र में हैं, किंतु मुख्य मुख्य प्रधान विषय तो उसका सारांश तो इतना ही है, ये मेरा अपना मत है। और इसी के साथ यहाँ अभी जितने श्रोता गण उपस्थित हैं सबको अपनी कृतज्ञता समर्पित करते हुए मैं इस भाषण को पूर्ण करता हूँ। अगर अभी जो भाषण हुआ है इस भाषण विषय से संबद्ध कोई प्रश्न है तो आप यहाँ उन प्रश्नों को उपस्थापित कर सकते हैं। मैं यथामति अपनी शक्ति के अनुसार समाधान करने का प्रयास करूंगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक सूक्ष्म विषय पर आपने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया है। मेरा 2-3 सरल प्रश्न है। एक, आपने कहा कि जो काल की परिकल्पना है वो उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो उपाधि से युक्त है। तो ये मैं समझता हूँ कुछ तरीके से, लेकिन एक समस्या है। ये जो सत्ता है उपाधि युक्त, ये सत्ता भी क्या ये वस्तु पर निर्भर है? क्या वो जो द नोवर, जो ज्ञाता है, उसके मन में? ये मेरा पहला सवाल है सर। दूसरा सवाल यह है, ये आपने जो काल का जो निर्णय किया है, जैसे वर्तमान है, भविष्य है और भूत है, ये भी जो काल की सत्ता से युक्त है। वैसे तो ये सवाल भी जो मैंने पूछा था, जो प्रथम सवाल, उससे युक्त है। एक तरह से आप कह रहे हैं कि काल की स्वयं सत्ता नहीं है, वो आश्रित है उपाधि पर। तो यदि मैं काल की सत्ता को जानने की इच्छा रखता हूं तो मैं क्या, जो मेरी समझ के समक्ष उपाधि के बिना और कोई उपाय है, या इसके बिना मैं काल की सत्ता को नहीं जान सकता? ये मेरा दूसरा सवाल है सर। बहुत धन्यवाद। हाँ, ये प्रश्न ऐसे हैं, ये काल की जो परिकल्पना है वो केवल परिकल्पना मात्र है अथवा उसकी वास्तविक सत्ता है? ऐसा हम प्रथम प्रश्न को लेते हैं। इसका हम यह उत्तर देंगे, मेरे कहने का तात्पर्य यह था, काल की सत्ता तो ये मानते हैं, जो काल एक है, नित्य है और सर्वव्यापक है, तो इस तरह काल नामक एक द्रव्य की कल्पना करते हैं। कल्पना हम केवल इसलिए कहते हैं कि अनुमान लगाते हैं, इसलिए इसके बाद वो कल्पित चीज ऐसे नहीं, वो प्रामाणिक ही इस काल तत्व को मानते हैं दार्शनिक। इसका मतलब ये जो काल तत्व उन्होंने स्वीकार किया है तो वो एक प्रामाणिक चीज है और यह वास्तविक बाह्य सत्ता से युक्त है। ये स्पष्ट हुआ। लेकिन इस एक काल को लेकर के, केवल इसी एक सर्वव्यापी काल को लेकर के हमारे पूरे व्यवहार नहीं बन सकते।
एक भी व्यवहार नहीं बनेगा। हमने काल विषय के जितने व्यवहार, विभिन्न व्यवहार उपस्थापित किए, तो उसमें एक भी व्यवहार इस एक काल को लेकर के नहीं हो सकता है। इसलिए इस एक काल में, इस एक काल को अनेक कालों में बांटना चाहिए। अब एक में अनेक, अनेकता कैसे आए? एक ही है वस्तु, तो उसको अनेक कैसे बना सकते हैं, है ना? तो इस एक को अनेक बनाने के लिए हमने उसके साथ उपाधियां जोड़ी। एक एक किसी चीज को ले करके उसके साथ वो काल अब टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं, उसके साथ विशिष्ट इसको जिसको हम कहते हैं। अब उपाधियों को लेने का मतलब यही है, तो उस एक काल में विभाग करके दिखाना। और जो जो उपाधि है, ये उपाधि वो भी बाह्य ही है। जैसे हमने घड़ी की, सुई की जो क्रिया है, वो तो हमारे मन में नहीं है, वो तो उसमें है, बाह्य। तो उसको जान करके उसके आधार पर काल की परिगणना, 12 संख्या में वो सुई है, तो फिर एक घूम करके फिर वहीं तक आ जाती है बड़ी सुई, तो हम कहते हैं इस इतने काल को 1 घंटा, ऐसा कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये जो सुई की इतनी किसको क्या कहते हैं, 60 मिनट्स, तो इतने 60 मिनट ऐसा जो इसको कहते हैं, वहां तक जितनी क्रियाएं हुई हैं, उतनी क्रियाओं के समुदाय को जोड़ करके हम अगर उस अखंड काल को देखते हैं, तो बन जाएगा, दिखेगा वह 1 घंटे के रूप में। ये एक टुकड़ा हो गया काल का, समझ में आया? तो हम जिस उपाधि की कल्पना, ऐसा कल्पना शब्द का प्रयोग करते हैं, वास्तविक उसकी सत्ता, बाह्य सत्ता हम मान रहे हैं, केवल मानसिक कल्पना नहीं है। तो हम समझते हैं आपके दोनों प्रश्नों का समाधान इसमें हो गया होगा। तो ये काल की बात जब कर रहे हैं, स्वतंत्रता या उपाधिबद्धता, यही परमात्मा के बारे में भी कह सकते हैं, ऐसा है मेरे को। जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो यही, इसी को भी हम इसके ऊपर भी आरोपित कर सकते हैं। और इन दोनों की तुलना में एकात्मता मेरे को दिखाई दे रही है। इसीलिए काल, महाकाल कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्ध जब बोलते हैं, तो काल का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप एक ही ऐसा लग रहा है। उसके ऊपर आप अगर थोड़ा टिप्पणी देंगे तो न्याय व्याकरण के साथ वेदांत भी, उसका भी संयोजन हो जाएगा। हाँ, ये बात ठीक है। कुछ लोगों का यह मत है ही है। जैसे दीधीतिकार ने परमेश्वर से अतिरिक्त काल तत्व को नहीं माना, और उसी परमेश्वर को ही लेकर के उपाधि जोड़ करके सब पूरा व्यवहार का निर्वाह किया। इसलिए आप जो कह रहे हैं, ये भी एक प्राचीन दार्शनिक दृष्टि है ही, इसलिए आपका कहना सही है। हेमंत कौशिक। आचार्याः प्रणमामि। मेरा प्रश्न है, आपने जो काल की परिभाषाएं बताई थी, शब्दस्य प्रयोग कालवृत्तित्वम् इति, तत् पुनः कृपया वदन्तु, तत् लिखामि इति। वो मैं लिखना चाहता हूँ, वो तीनों परिभाषाएं, वर्तमान, भूत और भविष्य की। हाँ, उसके ये तो सामान्य है, बोल देते हैं। शब्द प्रयोगाधिकरण कालवृत्तित्वम्, एवमेवं शब्द प्रयोगाधिकरण कालवृत्तित्वम् वर्तमानत्वम्।
कालवृत्तित्वं वर्तमानत्वम् हाँ। एवं और शब्द प्रयोगाधिकरण काल वृत्ति शब्द प्रयोगाधिकरण काल कालवृत्ति वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम् ध्वंस प्रतियोगित्वम् अतीतत्वम्। अतीतत्वम् एवं उसी तरह शब्द प्रयोगाधिकरण काल वृत्ति शब्द प्रयोगाधिकरण कालवृत्ति प्राग भाव प्रतियोगित्वम् भविष्यत्वम्। राग भाव योगित्वम् भविष्यत्वम् ये तो एवं एवं में बहुत परिष्कार होने हैं, फिर भी सामान्य रूप से इसको ले सकते हैं। एवं आचार्याः किञ्चित् वदामि संस्कृते एव। भवन्तः तिरुपतौ दृष्टाः मया बहुधा। अहं तत्रत्यः न्यायशास्त्रस्य छात्रः। वेङ्कटनाथन् महाभागानां ते सद्यः कर्णाटकविश्वविद्यालये सन्ति। समीचीनं, सम्यक् परिचयः वर्तते मम। एवमेवं तेषां विषये एवं धन्यवादः, प्रणमामि आचार्य। ऋतुप्रिया, इसके बाद केवल एक और प्रश्न और फिर महोदय मेरा माइक ऑफ। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम ऋतुप्रिया मुखर्जी है। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का दर्शन विभाग का एक छात्री हूँ। तो मेरा एक सवाल है, आपने कहा था 980 प्रत्यय लोके जत्र काल न अभवसते, इसमें काल का प्रत्यक्ष वेद ये तो मीमांसक ने मानता है, तो इसका रेफरेंस कौन सा ग्रंथ में मिल सकती है, ये मेरा प्रश्न है। और मेरे लिए आप अगर और एक बार इसका व्याख्या थोड़ा कर सकते हैं तो मेरा उपकार होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये तो आपको मीमांसा के अनेक ग्रंथों में मिल सकते हैं। अब मीमांसक का जो पदार्थ प्रमेय जो है, प्रमेय निरूपण के लिए हमारे लिए पाठ्यक्रम में होता है मानमेयोदय नामक ग्रंथ। और इस मानमेयोदय ग्रंथ में आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष निरूपण जहाँ आता है तो उसी में धारावाहिक जो प्रत्यक्ष है, धारावाहिक प्रत्यक्ष, उसका निरूपण करते समय एक प्रत्यक्ष में उसके काल का भान होता है, ये निरूपण किया गया है। अच्छा। और उसी तरह आप वेदांत परिभाषा में देख सकते हैं, वहाँ प्रमा लक्षण में इसी धारावाहिक प्रत्यक्ष के निरूपण के अवसर में काल के बारे में बताया गया है। और ये नसोस्ति प्रत्यय लोके, ये तो प्राचीन ग्रंथों में उद्धृत वचन है। ब्रह्मानंद सरस्वती अपने ग्रंथ, सभी ग्रंथों में प्रायः इस वचन को उद्धृत किए हैं, लेकिन मूल ये किसका वचन है ये तो अभी मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ, इसकी व्याख्या तो इस तरह है, ऐसी कोई भी प्रतीति नहीं है जिस प्रतीति में काल का भान नहीं हो। इसका मतलब सभी प्रतीतियों में काल का भी भान होता ही है, ये उसका अर्थ है। तो हमने ये यहाँ प्रश्न उठाया था, प्रत्यक्ष का जो विषय है उसके साथ काल का भान होता है, ये ठीक है, क्योंकि वो वर्तमान काल के साथ ही प्रत्यक्ष चीजें दिखता है। हाँ। लेकिन जब अनुमान अथवा दूसरे परोक्ष प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं तब उसके साथ काल का भान तो होता नहीं। तो उसके लिए हमने ये बताया, उस विषय के साथ काल का भान होता नहीं, लेकिन उस ज्ञान के साथ तो काल का भान होता ही है। अनुमिति, अनुमान और परोक्ष जो भी ज्ञान हो रहा है और उसके साथ काल का भान होता ही है। और इस काल का स्वतंत्र केवल काल के रूप में प्रत्यक्ष होता नहीं। स्वतंत्र मतलब किसी दूसरे चीज के साथ बिना संबंध के केवल ये काल है, ऐसा एक काल मात्र को आप प्रत्यक्ष से देख नहीं सकते, किंतु इस काल से संबद्ध दूसरी चीजों को आप देख सकते हैं, जिसमें काल भी विशेषण बन करके विषय बन जाता है। ठीक है, धन्यवाद।
अंशुल। जी गुरु जी प्रणाम। मुझे पूछना था कि मैं पूरा व्याख्यान नहीं सुन पाया था, बीच में बाद में जुड़ पाया था। तो जैसे काल का दार्शनिक स्थिति में हम देखते हैं सृष्टि आदि का से, तो काल की प्रवृत्ति कब हुई होगी दर्शन के हिसाब से, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। काल को अनादि मानते हैं, तो काल अनादि होने से इसकी प्रवृत्ति कब हुई ये बात नहीं है। लेकिन जब से काल की परिगणना की प्रवृत्ति हुई, ये प्रश्न कर सकते हैं। हम उपाधि को लेकर के काल को सीमित बना करके उसका व्यवहार करने की प्रवृत्ति ये कब हुई, ये तो हम बता सकते हैं। तो ये कल्पना तो सृष्टि काल से आरंभ से है। तो सृष्टि काल में भगवान ये सृष्टि का काल आया है ऐसा जान करके तब आद्य सृष्टि को करते हैं। ये आता है विवरण पुराणों में। तो ये काल की परिगणना तब से शुरू होती है, ये मान सकते हैं। लेकिन काल तो स्वरूपतः अपने आप में वह अनादि है, अनंत है। ठीक है गुरु जी प्रणाम। क्या मैं केवल अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा, उसके बाद क्योंकि बहुत समय हो गया, करीब 1.5 घंटा। हमने जाना कि वर्तमान, भूत और भविष्य काल की विभिन्न प्रकार से मीमांसक और नैयायिक आदि से किस प्रकार से कल्पना हो सकती है। क्या इस अतीत के काल से या भूत काल से इतिहास का जो हमारा अनुभव होता है या इतिहास तत्व जो है उसका आप कोई संबंध देखते हैं? इतिहास का हम मानवीय अनुभव के रूप में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई गणना नहीं होता उस अनुभव का कि कितना इतिहास, कैसा इतिहास। तो आप उस अतीत काल से या भूत काल से इतिहास तत्व का कैसा संबंध देखते हैं, इस पर इस प्रश्न का तो वास्तविक उत्तर बताना कठिन है। कारण यह है, जिस इतिहास के बारे में हम बोल रहे हैं वो उस इतिहास की परिकल्पना में हम समुचित प्रमाण जो निश्चय करे, इस तरह का प्रमाण नहीं देख रहे हैं। केवल संभावना है। प्रायः संभावना और प्रमाण, निश्चय, दोनों में भेद होता है। तो इतिहास में हम अभी जो परिकल्पना करते हैं, उस समय के डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मिला तो हमें निश्चय हो सकता है। लेकिन बहुत सी बातें हम इतिहास की केवल संभावनाओं के आधार पर ऐसा हुआ होगा और उसी को निश्चय के रूप में मान रहे हैं, और इसका हम भूतकाल से कोई संबंध नहीं बता सकते हैं। यह मेरा विचार है। ठीक। किंतु इसके बस एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न, जब मीमांसक किंतु प्रसिद्धि को प्रमाण नहीं बनाते, पर किंतु कुछ शास्त्रकार उसको एक शाब्दबोध के रूप में प्रमाण बना लेते हैं, प्रसिद्धि। तो उस प्रसिद्धि का क्या ये जो नैयायिक निश्चयता की बात है कि निश्चय प्रमाण होना चाहिए, क्या वो इतना आवश्यक है, या फिर क्योंकि हमारे मानवीय अनुभव में हम हमेशा निश्चयता का अनुभव नहीं करते, हम बहुत कुछ, जैसे आपने कहा, बिना निश्चय के भी अनुभव करते हैं। तो क्या प्रसिद्धि नामक प्रमाण इसका कुछ संबंध हो सकता है? हाँ, इन शास्त्रों की दृष्टि में अगर बताया जाए तो लोक प्रसिद्धि संभावनात्मक हो सकती है। जी हाँ, संभावना उसको कहते हैं, वो भी एक प्रकार का संशय है। लेकिन संशय में होना न होना दोनों समान होने पर उसको हम संशय बोलते हैं, और अधिकतर जो हो सकती है 1 कोटि, उसको लेकर के हम संभावना कहते हैं। अब 100% तो यह होता ही है, ये निश्चय नहीं है। लेकिन
90% होने की संभावना है तो हम उसको संभावना के रूप में ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्रसिद्धि को लेते हैं शास्त्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर द्रविड़। वैसे बहुत सारे हाथ और भी उठे हैं, किंतु हम समय हो गया है, आपकी आज्ञा हम इसको संपन्न करते हैं। ठीक है। और आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए और इस व्याख्यान में भी जुड़ने के लिए।